गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक आइडिया आपने क्लास 9th में लिया था। ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपने बेसिक आइडिया कहाँ लिया था? क्लास 9th में। और ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनेंगे और साथ ही में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो 2 या 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन क्या करेंगे? सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। फिर अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स को पढ़ेंगे, है ना, कि सबसे पहला एटॉमिक मॉडल किसने दिया था, फिर उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे, फिर दूसरे ने कैसे इंप्रूवमेंट करा। और ऐसा करते करते हम यहाँ पर आएंगे वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के ऊपर, है ना, वेव थ्योरी भी जिसको हम बोलते हैं। देन हम इसके अंदर पढ़ेंगे आपकी बहुत सी दूसरी चीजें पढ़ेंगे जैसे क्वांटम नंबर्स हो गया। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम 1 बाय 1 बेसिक चीजों से। विजिबल है सबको? देखो, 18th सेंचुरी की बात है ना, थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ में रिलेट करते चलते हैं। 18th सेंचुरी की बात है। देखो, एटम के बारे में सबसे पहले जो बोलने वाले शख्स थे वो कौन थे? महर्षि कन्नड़। कौन थे? देखो, अपने इंडिया में क्या सोचते हैं कि जो साधु वगैरह होते थे या जो महर्षि वगैरह होते थे वो मतलब पूजा पाठ या रिलेशन वाली अपना वर्शिप वाली चीजों में ज्यादा रहते थे। पर महर्षि कन्नड़ क्या थे? साइंटिस्टों को भी उस टाइम पर इसी डेजिग्नेशन से बोला जाता था। महर्षि कन्नड़ ने क्या बोला था कि जो हर चीजें यूनिवर्स में वो 5 तत्वों से मिलकर बनी, और उन 5 तत्वों में उन्होंने किसके बारे में भी बताया था? एटम के बारे में। फिर 1803 के आसपास ग्रीक के लोगों ने क्या बोला था? ग्रीक में क्या बोला गया था कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है और दुनिया में हर चीज इससे बनी हुई है, और साथ ही में ये पार्टिकल क्या है? इनडिविजिबल है ना, अनकटेबल है या इनडिविजिबल है। और इसको वो लोग क्या बोलते थे? एटम नहीं बोलते थे, इसको बोलते थे वो अल्फा टोन। बताया था मैंने आपको। इस वर्ड का मतलब ही होता है अनकटेबल, अनडिविजिबल। क्लियर है सबको? ऑडियो क्लियर है सबको? समझ में आ गया क्या बताया मैंने अभी? थोड़ा रिप्लाई करते चलो। देखो, फिर इसके बाद सबसे पहली बार जिस पर्सन ने एटम के बारे में थोड़ी ज्यादा बात करी वो थे जॉन डाल्टन, जो कि क्या लेकर आए थे? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कुछ 1860 में लेकर आए थे शायद, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, और अपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला था कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सब किससे बनी हुई है? स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। और उस स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल को डाल्टन ने क्या बोला था? एटम। ठीक, कि यूनिवर्स में जितना भी मैटर प्रेजेंट है वो किससे बना हुआ है? स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल विच इज नोन एज एटम, एंड एटम कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल। और एटम ऐसी चीज है जिसको आप आगे चल के डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक, क्लियर है सबको? और डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी ने बहुत सारे लॉस समझाए थे, है ना, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझाया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझाया था, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझाया था, है ना, बहुत सी चीजें डाल्टन्स ने बोली थी। अब जो डाल्टन्स ने अपनी थ्योरी प्रेजेंट करी थी, डाल्टन्स की थ्योरी बहुत लंबे समय से ठीक मानी गई, सही मानी गई, खूब सपोर्ट भी मिला। पर आज के समय में अगर हम कंपेयर करें तो डाल्टन की थ्योरी कंप्लीटली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्या एटम इंडिविजिबल है? सोचो, एटम को आप क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर, मतलब एटम इंडिविजिबल नहीं। दूसरी चीज डाल्टन्स ने क्या बोला था? सेम एलिमेंट्स के जो एटम होंगे वो आइडेंटिकल होंगे नेचर में, मतलब सेम एलिमेंट्स के जो एटम होंगे वो एक जैसे होंगे नेचर में। तो अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात करें 1H1
1H2 1H3। देखो क्लियर है सबको? तो ये आइडेंटिकल नहीं है नेचर में। और डाल्टन ने एक और चीज भी बोली थी, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम क्या होंगे, नॉन आइडेंटिकल होंगे नेचर में। पर अगर हम आर्गन को देखें तो एटॉमिक नंबर 18 है, एटॉमिक मास कितना है 40। कैल्शियम को देखें एटॉमिक नंबर 18 है, सॉरी कैल्शियम को देखो एटॉमिक नंबर 20 है और एटॉमिक मास है 40। तो देखो डिफरेंट एलिमेंट के एटम है पर दोनों का एटॉमिक मास सेम, मतलब आइसोबार्स, आइसोटॉप्स, इनकी डिस्कवरी हुई तो उन्होंने डाल्टन की थ्योरी को और रॉन्ग प्रूव कर दी। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला पॉइंट। हाँ चलो, अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर डाल्टन की थ्योरी आई। डाल्टन की थ्योरी के बाद देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हर चीज का एक टाइम पे ट्रेंड चलता है। ठीक है, जैसे आपके समय पर आजकल सोशल मीडिया वगैरह का ट्रेंड चलता है, उस टाइम पे किसका ट्रेंड चलने लग गया, एटम के बारे में स्टडी करने का। जब एटम के बारे में स्टडी करी गई, बहुत सारे साइंटिस्ट एक साथ अलग अलग चीजों को लेकर एटम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एटम के बारे में जानना चाह रहे थे, एटम के अंदर पता लगाना चाह रहे थे। क्योंकि देखो साइंटिस्ट की सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी क्या थी, अगर एक चीज एटम है, मान लो ये एटम है, तो इसको क्या चीज स्टेबल बना रही है, ये किस वजह से स्टेबल, व्हाई एटम इज स्टेबल, या अलग अलग एलिमेंट्स के एटम या सेम एलिमेंट्स के एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्यों बना रहे, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इन रीजंस को पता लगाने के लिए उन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करे और इन एक्सपेरिमेंट से कुछ अच्छे अच्छे रिजल्ट निकल कर आए, जहां से उनको इंफॉर्मेशन मिली सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स? वेरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन। तो देखो सबसे पहला जो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है किसको, जे थॉमसन को। हालांकि ये कलेक्टिव एफर्ट था, मतलब जे थॉमसन जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो बहुत सारे नंबर ऑफ साइंटिस्ट उनके पैरेलली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना। फराडे साइंटिस्ट भी थे जिनका बहुत बड़ा नाम चलता था उस टाइम पे, वो भी पैरेलली इनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। पर क्रेडिट किसको जाता है एटम की डिस्कवरी का, सॉरी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का, जे थॉमसन, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज हम पता लगाएंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ। तो देखो उस समय एटम के बारे में स्टडी करने के लिए सभी साइंटिस्ट किसके फील्ड से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, डिस्चार्ज ट्यूब। वो डिस्चार्ज ट्यूब कुछ नहीं होता, आपकी टीवी के अंदर जो पिक्चर ट्यूब होता है ना, पुराने समय की जो टीवी होती थी, टेलीविजन जो आप जब छोटे हो गए आपने देखा होगा, पीछे का कुछ हिस्सा निकला हुआ रहता था उसके अंदर। तो उसके अंदर जो पिक्चर ट्यूब होता, या आप सिटी बस स्टैंड पे गए हो तो आपने देखा होगा कि आने वाली बस या रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन देती रहती है, कैसे लाइन चलती रहती है। तो उसके अंदर क्या होती है, डिस्चार्ज ट्यूब होती है। ठीक, तो डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली होता क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, सबको विजिबल है ना चीजें बोर्ड पर। तो देखो डिस्चार्ज ट्यूब कैसा अरेंजमेंट होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास का ट्यूब होता है, कुछ इस तरह से, जिसमें दो मेटल की प्लेट्स लगी रहती है। एक प्लेट ये रही, ठीक, यहां पे डिस्चार्ज ट्यूब में लगा रहता है वैक्यूम पंप। क्या लगा रहता है, इस पंप का काम क्या होगा, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जितनी भी एयर है, जितनी भी गैसेस है, उन सबको क्या करना, सक करना यहां से और बाहर कर देना। मतलब ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देना कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या बन जाए, वैक्यूम। मतलब डिस्चार्ज ट्यूब में कोई सी भी गैस का कोई भी पार्टिकल नहीं बचे, या बिल्कुल कम अमाउंट ऑफ पार्टिकल बचे। क्लियर है सबको?
समझ में आया क्या बताया मैंने इसका यूज पंप का? यहां पे भी हमने एक मेटल की प्लेट यूज करी, पर देखो दोनों में डिफरेंस हमने ये रखा कि ये वाली जो प्लेट है इसके अंदर हमने बारीक बारीक से होल कर रखी। जैसा आपने देखा होगा आपके घरों में जो गेहूं या चावल वगैरह को साफ करने के लिए वो चलनी जैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ना, मम्मी लेते हैं, क्या रहता है उसमें बारीक बारीक मेशिंग रहती है, वॉइड्स रहते हैं। तो जैसे इसके अंदर भी क्या है, बारीक बारीक वॉइड्स है, मेशिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परफोरेटेड प्लेट बोलते हैं। कौन सी प्लेट है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। एक होगी कैथोड, एक होगी एनोड। ये प्लेट इससे ऐसे सपोर्टेड है। अब देखो यहां से ये जो मैंने दो एंड्स बनाए हैं इससे क्या कनेक्टेड है, ये मेटेलिक वायर है, जिससे आपका क्या कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, जिसका काम क्या होगा, हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करना। ये बहुत हाई पोटेंशियल वाली बैटरी है। बैटरी और सेल के डायग्राम में सबको डिफरेंस तो पता है ना। देखो अगर मैं एक बार इस चीज को ड्रॉ करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, सेल, और बैटरी ये। क्लियर है सबको क्या होगा? अब देखो मान लो यहां पर मैंने कितना वोल्टेज अप्लाई कर दिया, 10,000 टू 15,000 वोल्ट। बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया। देखो घर में कितना आता है, घर में कितना आता है आपके घर में आता है कितना, 240, नहीं घर में 240 वोल्ट लिखा रहता है, 240 वोल्ट है ना। जो सप्लाई लाइन रहती है उसके अंदर में भी थोड़ा ज्यादा रहता हूं। अब देखो शुरू में जैसे मैंने यहाँ पर मान लो अभी वैक्यूम पंप से अगर कोई गैस, इसके अंदर गैस के पार्टिकल है और वैक्यूम पंप की हेल्प से मैंने उनको बाहर नहीं निकाला, तो जैसे मैं 10,000 वोल्ट अप्लाई करूंगा। अच्छा एक और चीज देखो, इस वाले एंड को मैंने किससे कनेक्ट कर रखा है, नेगेटिव प्लेट से। तो यहां पर क्या होगा, अब मेटल है तो सबको पता है मेटल के पास में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अभी से हमको पता है, तो उसी की हेल्प से हम समझेंगे। यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक, मान लो यहां पर मैंने एक सब्सटेंस यूज करा है, जिंक सल्फाइड। कौन सा सब्सटेंस यूज करा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस। आप लोगों को याद होगा पहले चिंगम के साथ में टेटूज आते थे, तो आप क्या करते थे, उसको अपनी स्किन पे लगाते थे, रिमूव करते थे, और रात के टाइम पर वो जब आप उसको लाइट में ले जाते थे और उसके बाद जब उसको अंधेरे में आकर देखते थे तो वो क्या करता था, ग्लो करता था रात के टाइम पे। क्या होता था, जब आप उसको लाइट में ले जाते थे तो पार्टिकल लाइट के उस पर स्ट्राइक करते थे और फिर आप उसको देखते थे तो वही पार्टिकल की वजह से वो कैसा दिखता था, ग्लो करता था। तो जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंस मटेरियल है, उसकी भी प्रॉपर्टी कुछ कुछ ऐसी है। कैसी प्रॉपर्टी, जब भी कोई फास्ट मूविंग पार्टिकल इससे आके टकराएगा तो ये क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा, क्या होगा, चमकने लगेगा। क्लियर है सबको? इतना समझ गए सब? जल्दी बताओ। अब देखो वैक्यूम पंप की हमने क्या करा, देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम बोलते हैं वो क्या होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, है ना, एक टर्म होती है। कैसे आती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने क्या करा यहाँ पे, वैक्यूम पंप की हेल्प से, इसको लिख लेना, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप की हेल्प से जितनी भी एयर यहाँ पे थी उसको सक करना चालू करा, और इतना सक कर लिया कि यहाँ पर प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से गिर के कितना हो गया, 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मतलब यहाँ पे मुश्किल से एक या दो ही गैस के पार्टिकल बचे होंगे। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे गैस के पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, या गैस के पार्टिकल जो प्रेजेंट है बिल्कुल कम पार्टिकल प्रेजेंट है, मतलब हम 5 या 6 पार्टिकल समझ लो होंगे ऐसा। क्लियर है सबको? शुरू में क्या था, जब हमने वैक्यूम पंप से गैस को बाहर नहीं निकाला था तो पूरी डिस्चार्ज ट्यूब किससे भरी हुई थी,
गैस के पार्टिकल से, हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो भी गैस थी उसके पार्टिकल से भरी हुई थी। जैसे हमने वैक्यूम पंप चालू करा तो वैक्यूम पंप क्या करेगा, यहाँ से डिस्चार्ज ट्यूब में से एयर को खींचना चालू करेगा और बाहर छोड़ देगा, जिस वजह से यहाँ पर अब एयर का जो पार्टिकल्स है वो बहुत कम बचेगा। चलो अब क्या हुआ, बैटरी की हेल्प से जैसे हमने 10,000 वोल्ट अप्लाई करा तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करें, इसको हम बोलेंगे कैथोड जहां पर नेगेटिव है, और इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। क्लियर। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये चीज होगी कि जैसे हमने इसको ज्वाइन करा तो आपने देखा होगा अगर आप बैटरी से हम किसी वायर को ज्वाइन करते हैं तो वो गर्म होने लगता है, तो ये मेटल की प्लेट क्या होने लगेगी, गर्म होने लगेगी। अब मेटल के पास में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहां से देखो क्या निकलेगा, नेगेटिव पार्टिकल, और यहां पर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव। तो एक चीज बताओ, नेगेटिव यहां से बाहर निकला और 10,000 वोल्ट से पॉजिटिव पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींच रहा, तो बहुत ज्यादा तेजी से पार्टिकल को खींचेगा और ये पार्टिकल ऐसे आगे की तरफ मूव करना चालू कर देंगे। डायग्राम विजिबल है सबको, और ये पार्टिकल यहां पर जाके टकरा जाएंगे। अब एक चीज बताऊं मैं आपको, ये पार्टिकल इतनी तेजी से मूव करेंगे और इतने छोटे होंगे कि हमको नेक्ड आई से विजिबल नहीं होंगे। तो आप कैसे, आपको क्या लग रहा है कि सर आपको कैसे पता चला कि पार्टिकल निकला और यहाँ पे जाके टकरा गया, तो देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने क्या लगा रखी है, फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा रखा है। जैसे मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा इस अरेंजमेंट को, क्या होगा, ये प्लेट गर्म होना चालू होगी, यहाँ से पार्टिकल बाहर निकलेंगे और वो पार्टिकल तेजी से इधर जाना चालू कर देंगे, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में को ये हिस्सा कैसा दिखने लगेगा, ग्लो करता हुआ दिखने लगेगा, चमकता हुआ दिखने लगेगा। क्लियर है सबको? तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है, ये इनविजिबल रेस हम क्या बोल रहे हैं कि नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव से मतलब कैथोड से क्या चलना चालू हुई, इनविजिबल रेस चलना चालू हुई। किसकी तरफ जा रही है, कैथोड से चलकर एनोड की तरफ जा रही है, और जिंक सल्फाइड जो हमने फ्लोरोसेंस मटेरियल यूज करा है एनोड में छेद होने की वजह से वहां पर टकरा रही है, और ये क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। क्लियर है सबको? अब इसी एक्सपेरिमेंट के देखो, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म करा तो उनको क्या पता चला कि यार एक रेज निकलती है। अभी तक सिर्फ क्या चीज पता चला, जब भी हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब मेटल की एक प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होने लगता है, लाइट जलने लगती है। तो अब इसके बारे में पता करते हैं कि कैसे लाइट जलती है, क्यों, क्या हो रहा है, और अगर कोई वेव बन रही है तो देखो वेव किसकी वजह से बनती है, जब एक फिजिकल क्वांटिटी ऑसिलेट करती है, कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है, तो ये पार्टिकल कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में पता करते हैं। तो यहां से उन्होंने क्या बताया, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज बताई। डायग्राम बना लो, उसके बाद प्रॉपर्टीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आ गया सबको? कुछ डाउट है किसी को? वेरी गुड क्वेश्चन पार्शवी। अगर हम इसको वैक्यूम नहीं करते तो क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ गैस के पार्टिकल्स ज्यादा होते, एयर है तो एयर तो पूरी इसमें भरी हुई रहती। अब गैस के पार्टिकल ज्यादा, तो जैसे ये पार्टिकल इस प्लेट से निकला, नेगेटिव वाली प्लेट से पार्टिकल निकला और चलना चालू करेगा, वो किससे टकराएगा, गैस के एटम से टकराएगा। अब कोई भी चीज टकराती तो उसकी स्पीड बढ़ती है कि कम होती है, कम होती है। तो अब पार्टिकल यहाँ पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड कम हो गई, या मान लो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, तो जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है वो ग्लो नहीं करेगी। तो क्या हम कंक्लूजन निकाल पाएंगे, क्योंकि ये रेस तो इनविजिबल है, ये रेस कैसी इनविजिबल है, तो क्या हमको कुछ दिखेगा, हमको क्या लगेगा, कुछ भी नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म नहीं हुआ। देखो एक्चुअली जो करा गया था दोनों तरफ करा गया, पर ग्लो किधर की तरफ की करी, ग्लो एनोड को क्यों परफोरेटेड करा, आप दोनों तरफ परफोरेटेड यूज कर लो,
इधर भी जिंक सल्फाइड लगा लो, इधर भी परफोरेशन कर लो, पर जो रिजल्ट आएगा वो किसको फेवर करेगा कि एनोड एंड के बैक साइड पर क्या हुआ, ग्लो होना चालू हुआ। कैथोड वाला बैक साइड जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। क्लियर है? और उसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है, हाँ सुनो, उसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि जब भी हम एटम की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर की साइड में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो बताओ जल्दी से कौन बाहर निकल जाएगा, मेटल की प्लेट से बाहर जल्दी कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो रिजल्ट पहले इलेक्ट्रॉन देगा, ये थोड़ी देगा। अगर आपको प्रोटॉन बाहर निकालना है तो आपको 10,000 15,000 वोल्ट नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा वोल्ट लगेगा, जो कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में देना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? डाउट क्लियर हुआ पार्शली? क्यों वैक्यूम करते हैं, उधर की तरफ का क्यों परफोरेटेड करा यहाँ? और कोई कुछ डाउट के साथ में? लिख लिया सबने? बीच में कोई कुछ पूछ रहा था, मनस्वी, एनीवन? चलो अब देखो हम इसमें लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, देखो क्योंकि ये इनविजिबल रेस कैथोड वाले एंड से निकल रही थी, अब इसका कंक्लूजन कैसे निकाला हमने कि एनोड वाले के पीछे का हिस्सा क्या कर रहा था, ग्लो कर रहा था, मतलब कोई चीज यहां से चलना चालू करी और यहां पे आके टकरा रही। तो ये जो भी रेस थी इसको हमने क्या बोला, कैथोड रेस। और कैथोड नाम क्यों दिया, क्योंकि कहां से बन रही है, कौन सी वाली इलेक्ट्रोड से बन रही, कैथोड से। तो अगला हमारा डिस्कशन होगा किसके ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। विजिबल है सबको? प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, एक सेकंड, आई थिंक अब विजिबल होगा। क्लियर है? चलो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कैथोड रेस की, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि कैथोड रेस कहां से बन रही है, नेगेटिवली चार्ज वाली प्लेट से बन रही है और इधर की तरफ जा रही है पॉजिटिव चार्ज। चलो मान लो पार्टिकल यहां से निकला, अगर उस पार्टिकल जो यहां से निकला है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, या जो रे यहां से निकल रही है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो क्या वो पॉजिटिव की तरफ जाती, नहीं जाती। मतलब ये जो रे निकल रही है इसके ऊपर, इसको यहां से यहां तक जाने के लिए क्या जरूरी है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, अरे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहां से रे निकली, पॉजिटिव प्लेट ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, तभी तो रे उधर की तरफ गई। बात समझे सब? पहला पॉइंट समझ में आया? देखो नेगेटिव एंड से रे बनी, रे निकली, पर रे इधर की तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि यहां पर क्या है, पॉजिटिव प्लेट, और पॉजिटिव प्लेट अगर इस रे को अट्रैक्ट कर रही है मतलब इस रे के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो लिख लो, दे आर नेगेटिवली चार्ज। कैथोड रेस कैसी चार्ज होती है? अच्छा, क्या कैथोड रेस हमको विजिबल थी? इनविजिबल थी, मतलब ये कैसे मूव कर रही है, हाई स्पीड के साथ में मूव कर रही है। तो एक साइंटिस्ट ने क्या करा, बहुत सारी चीजें बीच बीच में परफॉर्म करी। उन्होंने क्या करा, कैथोड रे के रास्ते में एक ऑपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। कैसा ऑब्जेक्ट रख दिया? ऑपेक ऑब्जेक्ट। अब ऑपेक ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें से रेज या लाइट पास नहीं हो सकती। तो रेज इससे टकराई और इसकी क्या बन गई, शेडो बन गई। क्या बन गई इसकी? शेडो बन गई। तो हम क्या बोल सकते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज। और सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, कैसे मूव करती है, हाई स्पीड या लो स्पीड में, है ना। और अगर शेडो बन रही है हाई स्पीड में तो मूव कर रही है, और अगर शेडो बन रही है तो कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल।
अरे नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तभी तो शेडो बनी ना। दे आर ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। क्लियर इतना? कोई डाउट है इसके अंदर? अब देखो बोर्ड पर ज्यादा जगह नहीं, तो ये 2 पॉइंट लिख लो, उसके बाद मैं तीसरा पॉइंट बताता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज का। पहला पॉइंट क्या हो गया, दे आर नेगेटिवली चार्ज। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, दे आर ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लिख लिया? लिख लिया सबने? जल्दी बताओ। तीसरा पॉइंट क्या निकल कर आया यहां से? तीसरी बार हमने क्या करा, देखो इस डिस्चार्ज ट्यूब में हम बहुत सी चीजें करेंगे। तीसरी बार हमने आप लोगों ने क्लास 10 के सोशल साइंस में पढ़ा होगा एक चीज के बारे में, माइका। क्या होता है? बहुत लाइटेस्ट मेटल होता है, मटेरियल होता है। तो हमने क्या करा, इस लाइटेस्ट मटेरियल से बना हुआ क्या कर दिया, पेडल व्हील रख दिया। क्या कर दिया, यहाँ पे एक लाइटेस्ट मटेरियल से बना हुआ ऐसा पेडल व्हील रख दिया। आई थिंक पेडल व्हील कुछ ऐसा ही दिखा रहा है। पेडल व्हील समझते हो ना, जिसको आप बचपन में खेलने के लिए यूज करते थे, फिरकली टाइप कुछ चीज ऐसा कुछ बोलते थे, तो हमने वैसा रख दिया। तो क्या होगा, कैथोड रे यहां से निकली और यहां जाना चालू करी बहुत तेजी से, तो कैथोड रे से टकराई। जैसे कैथोड रे से टकराई, ये तो बहुत लाइट वेट का, तो ये क्या करना चालू कर देगा, घूमना चालू कर देगा। बात समझे? तो इस पॉइंट को हम क्या बता सकते हैं कि कैथोड रे के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी पार्टिकल अगर तेजी से मूव कर रहा, मतलब उसके पास मास है, उसके पास वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, वो एनर्जी जो कि किसी भी पार्टिकल में उसके मोशन की वजह से आती है। तो कैथोड रे यहां से चल के यहां जा रही है मोशन से, और कैथोड पार्टिकल का नेचर कौन सा, पार्टिकल वाला नेचर भी। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि कैथोड रे में क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कैथोड रे में काइनेटिक एनर्जी, मतलब कैथोड रे का नेचर कैसा, पार्टिकल वाला नेचर भी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होने के लिए क्या चीज जरूरी है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब मास भी होना चाहिए, वेलोसिटी भी होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट पहले हम ये लिखते हैं कि कैथोड रेस आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे मिलकर बनी है, किससे मिलकर बनी? और हमने पहले पॉइंट में बता दिया था कि इन पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज, तो हमको उसको अलग से लिखने की जरूरत अभी नहीं। ठीक है, फिर लिखो कैथोड रेस possesses काइनेटिक एनर्जी, मतलब कैथोड रे के पास कौन सी एनर्जी होती है, क्यों, ये कैसे पता चला? जैसे हमने पेडल व्हील को यहाँ पे रखा था, पेडल व्हील घूमने लग गया। अब पेडल व्हील घूमने लग गया मतलब क्या हुआ कि कोई पार्टिकल तेजी से मूव करके आके टकरा रहा है, जिस वजह से पार्टिकल घूमा, मतलब उस पार्टिकल को पास काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मास भी और तेजी से मूव कर रहा है। रफ कर दें इसको, लिख लिया दोनों पॉइंट। अब देखो पांचवें पॉइंट के लिए मैं चीज बताता हूं। देखो अभी तक तो हमने क्या करा था कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दिया, या डिस्चार्ज ट्यूब में हमने क्या कर दिया, पेडल व्हील रख दिया। अब अगली बार मैंने क्या करा, यहां पर अगली बार में मैंने क्या करा, यहां पर एक पॉजिटिव प्लेट लगाई और यहां पर क्या लगाई, एक नेगेटिव प्लेट।
एक ऐसी प्लेट लगाई जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, किसी प्लेट लगाई जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो देखो यहाँ पर क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। जब भी चार्ज का सेपरेशन आएगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप सभी को पता है कि कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो क्या कैथोड रेज सीधा ट्रेवल करेगी, या कैथोड रेज नेगेटिव वाले पार्टिकल की तरफ बेंड होगी, या कैथोड रेज पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ बेंड होगी? हाँ, वेरी गुड आंसर दिया जिसने। नाम बताओ अपना, क्या नाम है? वेरी गुड भारती। किसकी तरफ बेंड होगी? देखो कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है, याद करो पहला पॉइंट, दे आर नेगेटिवली चार्ज पर। तो अगर किसी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, मतलब कैथोड रे ऐसी जाने की जगह क्या होगी, अब ऐसे सीधे सीधे जाते जाते यहाँ से किसकी तरफ जाने लगेगी, इस प्लेट की तरफ जाने लगेगी इसमें। तो जो भी हमको ग्लो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इस ऊपर वाले हिस्से में मिलने लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इट डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगी, कैथोड रे किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट की तरफ। मतलब यहां से क्लियर हो गया कि कैथोड रे जिस भी पार्टिकल से बनी है 100% उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव की नेगेटिव? वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो हम मैग्नेटिक फील्ड भी तो लगा सकते हैं। क्लास 10th में आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं क्लास 10th में, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, है ना? तो हमने मान लो यहाँ पर क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाते थे हम, याद करो, डीसी जनरेटर मोटर वाला, इलेक्ट्रिक मोटर वाले डायग्राम। तो यहाँ पर हमने एक नॉर्थ पोल लगा दिया और यहाँ पर हमने कौन सा पोल लगा दिया, साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अच्छा, आपने ये चीज भी पढ़ी होगी, जब भी मैग्नेटिक फील्ड आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वापस तो कैथोड रे सीधी चलेगी कि डेविएट होगी, डेविएट होगी। तो लिख लो, इट ऑल्सो डिफ्लेक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं डिक्टेट कर देता हूं, लिख लो, इट ऑल्सो डिफ्लेक्ट्स इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, लिख लिया। अब नेक्स्ट चीज आप देखो, आप लोगों ने सुना होगा एक्स रे के बारे में। एक्स रेज क्या होती है, मान लो ये डिस्चार्ज ट्यूब से कैथोड रेज निकलना चालू हुई और मैंने इस कैथोड रेज के पाथ में हेवी एटॉमिक मास के एलिमेंट की प्लेट रख दी, जैसे लेड हो गया, हेवी एटॉमिक मास वाले एलिमेंट का कुछ मेटल का पीस रख दिया। तो क्या होगी, कैथोड रेज आएगी और इससे टकराएगी। अब कैथोड रे आएगी, इससे टकराएगी तो क्या स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। मतलब कैथोड रेज अपनी कुछ एनर्जी को खो देगी और ये एनर्जी खोने के बाद कैथोड रेज जब यहां से मेटल को पेनिट्रेट करके निकलेगी तो इसको हम कौन सी रेज बोलेंगे, एक्स रेज। कौन सी रेज बोलेंगे, कहां कहां यूज होता है एक्स रेज, पता ही है सबको, बोन फ्रैक्चर के डिटेक्शन में यूज होता है ना? चेस्ट के अंदर कितना कफ है या कुछ सीवियरिटी प्रॉब्लम्स का पता लगाना तो एक्सरे से पता लगाते हैं डॉक्टर्स। तो एक्सरे कैसे बनती है, जब हम कैथोड रेज के पाथ में किसी हेवी एटॉमिक मास वाले एलिमेंट के बनी हुई प्लेट को रखते हैं तो क्या होगा, वो प्लेट से रेज टकराएगी और कौन सी रेज बनाएगी, एक्स रेज। क्लियर है सबको? अब आप कहीं जाओ और आपसे कोई एक्सरे के बारे में पूछे या कभी किसी को एक्सरे करवाने ले जाओ अपने साथ में, तब बता सकते हो कि एक्सरे कैसे बनी। ठीक है, क्लियर है सबको? लिख लो इसको, इट प्रोड्यूस एक्सरे, लिखो, इट प्रोड्यूसेस एक्सरे व्हेन इट स्ट्राइक्स, इट प्रोड्यूसेस एक्स-रेज व्हेन इट स्ट्राइक्स
एलिमेंट ऑफ हेवी एटॉमिक मास। अब देखो कंक्लूजन यहां से क्या निकला हमारे एक्सपेरिमेंट का कि कैथोड रेस किससे बनी हुई, नेगेटिवली। इट प्रोड्यूसेस एक्स रेस, जैसा लिख लो, कैथोड रेस प्रोड्यूसेस एक्स रेस व्हेन इट स्ट्राइक्स एलिमेंट ऑफ हेवी एटॉमिक मास। हेवी एटॉमिक मास के एलिमेंट को जब कैथोड रे स्ट्राइक करेगी तो कौन सी रे बनाएगी, एक्स रे बनाएगी। चलो क्लियर है सबको, कोई डाउट है? देखो अब देखो बेसिकली क्या करा गया, इतनी सारी चीजें चेंज करके देख ली तो किसी साइंटिस्ट ने और दिमाग लगाया, उन्होंने वो क्या करा, मेटल शुरू में मान लो उन्होंने किसकी प्लेट ली थी, किसी दूसरे मेटल की ली थी, मान लो शुरू में आयरन की प्लेट ली, बाद में उन्होंने चेंज करके किसकी प्लेट लगा दी, कॉपर की प्लेट लगा दी, सिल्वर की प्लेट लगा दी किसी ने इसके अंदर शुरू में नाइट्रोजन गैस रख रखी थी, अब किसी ने बाद में क्या करा, ऑक्सीजन गैस रख दी और उसके बाद वैक्यूम लगाया तो गैस 10⁻³ मतलब गैस के थोड़े से पार्टिकल्स को रेंग दिए। मतलब अभी भी इतना वैक्यूम अप्लाई करने पर भी यहाँ पर क्या है, गैस के पार्टिकल है, पर क्योंकि गैस के पार्टिकल का नंबर कम है, कम पॉपुलेशन में, तो इसकी स्पीड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। दूसरी चीज, जब गैस से टकराई, ये रेस बहुत तेजी से चलती हुई आई और गैस से टकराई, तो कोई भी चीज जब तेजी से चलते हुए आएगी और किसी दूसरी चीज से टकराएगी तो उसको तोड़ देगी, तो ये गैस के पार्टिकल को क्या कर देगी, तोड़ देगी, मतलब इसका क्या करा देगी, आयोनाइजेशन करा देगी। और यहां से भी क्या निकलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ भागेंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, मतलब एनोड की तरफ। तो जब साइंटिस्ट ने इस ट्यूब के अंदर की गैस को चेंज करके देखा, मेटल की प्लेट को चेंज करके देखा, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी कैथोड रेस की उसमें कोई चेंज नहीं आया, रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहां से उन्होंने क्या बोला कि कैथोड रेस जो भी है या जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि नेगेटिवली चार्ज है और उसको क्या बोल दिया गया, इलेक्ट्रॉन। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।